हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपनी फोर्थ और लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये अपना पेयर हो गया। अब देखो, यदि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वज्र गुणन विधि से लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सोल्व करना है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, तो ये मस्ट है कि इसी फॉर्म में इक्वेशंस लिखी गई हों। ठीक है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस मानक रूप में समीकरणों का होना आवश्यक है। यानी जितने भी टर्म्स होंगे वो इक्वल से पहले होंगे, इक्वल के साइन के बाद क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसी फॉर्म में हमें इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब इसे सोल्व करने का मतलब है कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, लिखेंगे x अपॉन, ठीक है। अब देखो x है तो x वाली टर्म छोड़ दो, भूल जाओ कि x की टर्म भी है क्या इस इक्वेशन के अंदर। सिर्फ अपने पास b1y प्लस c1 इक्वल 0, b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, ऐसा ध्यान में रखो। तो जो इनके कांस्टेंट हैं, जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, वो लिख दो। तो पहले आ जाएगा y के कोफिशिएंट, y के गुणांक यानी b1 b2, फिर आ जाएंगी कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद c1 c2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल। अब हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y अपॉन, y वाले टर्म भूल जाओ कि y है भी क्या अपने पास। ठीक है, तो आगे चलना, हमें वापस पीछे नहीं आना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, c1 c2। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, जब आगे कुछ है ही नहीं तो वापस घूम के कहाँ जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा a1 a2। अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे अपनी तरफ से, अपॉन 1 का मीनिंग है कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म भूल जाओ, c1 c2 भूल जाओ, तो वापस आ गए ना बैक। तो क्या जाएगा, a1 a2 b1 b2, यह आ जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो x अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, पहले और अंतिम को गुणा करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो b1 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c2 से। अपनी तरफ से माइनस लगा दो, अब जो बच गए उनको गुणा कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अब। ठीक है, तो b2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, c1 से। b2 c1 इक्वल y अपॉन, वही काम करना है, फर्स्ट और जो लास्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लगा दो अपनी तरफ से। अब जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दो, a1 c2 इक्वल 1 अपॉन a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, b2 से, माइनस b1 किससे होगा, a2 से। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेना है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहले और तीसरे पद से। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये जो वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी,
C1A2 माइनस A1C2 अपॉन होगा A1B2 माइनस B1A2। तो इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। इसी पे डिपेंडेंट जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 3.5। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस से हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 3.5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी जो अपने को ये पेयर दिए हुए हैं इनके बारे में हमें ये बताना है कि कौन से पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और कौन से में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। किसका अद्वितीय हल है, किसके अनंत हल हैं और किसका कोई हल नहीं है, ये बताना है। ठीक है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, अनंत हल हैं या फिर नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है, तब तो हमें कुछ नहीं करना। यदि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, अद्वितीय हल विद्यमान है, तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। तो पहले हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके लिए हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू चाहिएगी। तो देखिए यहाँ से a1/a2, x के जो कोफिशिएंट होंगे, x के जो गुणांक होंगे वो लेने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो 1 है, सेकंड इक्वेशन में 3 है, आगे सोल्व होगा नहीं। तो a1/a2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब है b1/b2 यानी y के कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में तो है -3, सेकंड में है -9, माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 1/3। अब है c1/c2 यानी कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट में है -3, सेकंड में है -2, माइनस माइनस प्लस 3/2। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, और ये इसके इक्वल नहीं है। तो जब ये केस मिलता है तो ये कब मिलता है, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, कोई हल विद्यमान नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो हमें कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो कांस्टेंट हैं वो इक्वल के बाद लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि हमें सिर्फ इसके सॉल्यूशन को चेक करना है तब तो हम इसको किधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमें इसे वज्र गुणन विधि से सरल करना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले ही। तो ये बन जाएगा 2x + y - 5 = 0 और ये बन जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे a1/a2, 2/3, b1/b2, 1/2, c1/c2, यह है -5/-8, माइनस माइनस प्लस 5/8। तो देखो a1/a2 है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, आगे हमें देखना ही नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, अद्वितीय हल विद्यमान है।
अद्वितीय हल विद्यमान है। यूनिक सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। अब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, x अपॉन अब यहाँ क्या आएगा, y के कोफिशिएंट यानी 1 2, फिर आएंगे कांस्टेंट -5 -8 इक्वल y अपॉन y के कोफिशिएंट हैं वो छोड़ दो, और y के आगे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा -5 -8। अब कांस्टेंट के आगे कुछ है नहीं तो घूमकर वापस पहले आ जाएंगे, तो x के कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 3। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम वापस पीछे आ जाएं, आगे चलना है। जब सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी तब जाके वापस पीछे आएंगे। फिर आएगा 1 यानी कांस्टेंट छोड़ दो, वापस घूमकर पहले आ गए, 2 3 1। अब इसको सोल्व करेंगे, x अपॉन 1 मल्टीप्लाई होगा -8 से, -8 अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, -10 y अपॉन -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -15 माइनस लगा देंगे, -8 2 से मल्टीप्लाई होगा -16, 1 अपॉन 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस लगा देंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, x अपॉन -8 + 10 y अपॉन -15 + 16 1 अपॉन 1। तो यह आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल y अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 1 या 1 लिख दें। फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेंगे, x अपॉन 2 इक्वल 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2। सेकेंड और थर्ड टर्म को लेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, y अपॉन 1 इक्वल 1, तो y इक्वल 1। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चंस के थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि हमें कैसे यूज करनी है। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब देखिए थर्ड पार्ट है, ये अपने को इक्वेशंस दे रखी हैं थर्ड पार्ट के अंदर। तो यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3x - 5y - 20 इक्वल 0, 6x - 10y - 40 इक्वल 0, ये बन जाएगा। अब हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, ये क्यों फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें पहले उस सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। ठीक है, यदि हमें सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना होता तब हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट उसको सोल्व करते। तो देखो a1 क्या हो जाएगा 3, a2 क्या हो जाएगा 6, 3 अपॉन 6, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 बन जाएगा। अब है b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट्स होंगे, b1 क्या है -5, b2 क्या है -10, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। नाउ c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तीनों वैल्यू हैं वो सेम आ रही हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है।
तो कैसे फाइंड आउट करें उनको? इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, हम उनको फाइंड कर ही नहीं सकते। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2। 1/3 a1, देखो x का कोफिशिएंट 1 है ना यहाँ पे, a2 इस x का कोफिशिएंट, b1 अपॉन b2, -3 हैं दोनों क्वेश्चन में 1, c1 अपॉन c2 -7 -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, पहले ये दो वैल्यू चेक कर लो, इक्वल है क्या? नहीं है। तो तीसरा हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अद्वितीय हल विद्यमान है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो x अपॉन x वाली टर्म छोड़ दो, आगे क्या है देखो, -3 -3 -7 -15, y अपॉन y वाली टर्म छोड़ दो, आगे चलो क्या है, -7 -15, इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे 13, 1 अपॉन कॉन्स्टेंट छोड़ दो, ये छोड़ दिया, यहाँ पहुँच गए 13 -3 -3। अब इसको सोल्व करेंगे, x अपॉन -3 -15 मल्टीप्लाई होंगे 45, -7 -3 से मल्टीप्लाई होगा 21, -7 3 से मल्टीप्लाई होगा -21, -15 1 से होगा -15, और माइनस पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस। 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस लगा दिया, -3 3 से होगा -9, माइनस माइनस प्लस, x अपॉन 24, y अपॉन 6, 1/6, ये -6, -21 प्लस 15, तो -6 बन जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म x अपॉन 24 इक्वल 1/6, तो x इक्वल बन जाएगा 24/6 यानी 4। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म y इक्वल -6 इक्वल 1/6, तो यहाँ से y इक्वल बन जाएगा -6/6 यानी -1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल 4, y इक्वल -1। ठीक, तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। आई होप अब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वज्र गुणन विधि से हमें कैसे पेयर को सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके रहा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।